जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं रवि प्रताप सिंह एक बार फिर आया हूँ आपके सामने संसार के भूगोल की क्लास लेकर। और मेरे दोस्तों, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बहिर्जात बल पर एक क्लास हो चुकी है हमारी। और मेरे दोस्तों, उसमें हम पढ़ चुके हैं बहिर्जात बल क्या होते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे कह दूं, देखिए आप अपनी निगाह इस तरीके से रखिए जैसे अर्जुन रखते थे। अर्जुन को हमेशा चिड़िया की आंख दिखाई देती थी। उनको केवल अपना जो है एम दिखाई देता था कि मुझे करना क्या है। उनको पता था कि मुझे चिड़िया की आंख में ही तीर मारना है, तभी मैं सफल होऊंगा। इसी प्रकार अपना भी एक एम बनाइए और फोकस करिए, उस जगह को फोकस करिए जहां पर आपको अपना एम दिखाई देता है। आप केवल वहीं अपनी निगाह रखिए। मान लीजिए आपको कोई भी कंपटीशन निकालना है, उसको निगाह में रखिए और काम कीजिए। आइए मेरे साथ मेरे दोस्तों, पढ़िए भूगोल। और देखिए मेरे दोस्तों, हम बहिर्जात बल पढ़ रहे हैं। और बहिर्जात बल मैं पहले बता चुका हूं इससे पहली क्लास में। ऐसे बल होते हैं जो पृथ्वी की भूपटल या ऊपरी सतह पर लगते हैं, या बाहरी बल भी कह सकते हैं। और ये वो कार्य करते हैं मेरे दोस्तों जो कि अंतर्जात बल द्वारा भूपटल पर अनेक संरचनाएं तैयार होती हैं। उन संरचनाओं को जो है ये समतल करने का कार्य करते हैं बहिर्जात बल। और मेरे दोस्तों, बहिर्जात बल में भी हमने पढ़ा था मेरे दोस्तों अनच्छादन या डिन्यूडेशन क्या होता है मेरे दोस्तों। डिन्यूडेशन में, अनच्छादन में क्या होता है मेरे दोस्तों। अनच्छादन वो होता है कि जैसे पर्वत बन गए हैं, पठार बन गए हैं, चट्टाने हैं भूपटल पर, इनको काट छांट कर तोड़कर समतल करने की कोशिश करना, ठीक है, उसी को हम अनच्छादन कहते हैं मेरे दोस्तों। और अनच्छादन में भी दो चीजें पढ़ी हमने बताई थी इससे पहली वाली क्लास में, अपक्षय या वेदरिंग, और दूसरा था अपर्दन या इरोजन, ठीक, एरोजन। आइए मेरे दोस्तों, अब देखिए अपक्षय हम पढ़े थे। अपक्षय में क्या होता है मेरे दोस्तों। अपक्षय केवल एक ही जगह रुककर जो होने वाला अपघटन है या चट्टानों का टूटना है या विघटन है, ठीक है, उसको हम अपक्षय कहते हैं। ये एक ही स्थान पर रुके होता है, रुके हुए होता है। इसमें कोई भी मटेरियल एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है। देखिए मेरे दोस्तों, और अपर्दन या एरोजन में क्या होता है मेरे दोस्तों, जो अपक्षय के बाद जितना भी मटेरियल तैयार होता है या अवसाद तैयार होता है चट्टानों का, या बालू तैयार होती है या मिट्टी तैयार होती है, ठीक, वो सब बहकर या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए किसी कारणवश, तो उसको हम एरोजन बोलते हैं, ठीक है, यानी कि अपर्दन बोलते हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों, हमने अपक्षय या वेदरिंग को तीन प्रकार बताए थे हमने। पहला बताया था भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, ठीक है, इसको फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग बोलते हैं दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अपक्षय या केमिकल वेदरिंग। और अब पढ़ने वाले हैं इसके बाद मेरे दोस्तों, पहले केमिकल वेदरिंग पढ़ेंगे, रासायनिक अपक्षय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे मेरे दोस्तों जैविक अपक्षय या बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक। तो आइए मेरे दोस्तों, इससे पहले हम भौतिक या यांत्रिक अपक्षय को पढ़ चुके हैं अपक्षय में, ठीक है, जैसे ताप के द्वारा मेरे दोस्तों, भूस्खलन के द्वारा मेरे दोस्तों, ठीक है, दाब के द्वारा मेरे दोस्तों, या फिर अनेक प्रकार से मैंने भौतिक या यांत्रिक अपक्षय को बताया था, ठीक। उसके अनेक सब हेडिंग थे। आइए अब पढ़ते हम रासायनिक अपक्षय मेरे दोस्तों, रासायनिक अपक्षय या केमिकल वेदरिंग। देखिए मेरे दोस्तों, ये कहां पर ज्यादा होती है, ये होती है उष्ण आर्द्र प्रदेश में अधिक। आप समझ लीजिए जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है और आर्द्रता अधिक होती है वातावरण में, वहां पर ये प्रोसेस होती है, ठीक। अब रासायनिक अपक्षय में केमिकल, आप इसके जो है हेडिंग से ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रासायनिक परिवर्तन होंगे, और उससे क्या होगा मेरे दोस्तों, चट्टानों का अपघटन होगा, ठीक। आइए मेरे दोस्तों, पढ़ते हैं हम ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। देखिए इसमें अगर हम बात करें मेरे दोस्तों रासायनिक अपक्षय या केमिकल वेदरिंग में, तो पहला हेडिंग है ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन, दूसरा हेडिंग है कार्बनीकरण या कार्बोनेशन, अगर तीसरा हेडिंग है जलयोजन हाइड्रेशन, चौथा हेडिंग है मेरे दोस्तों विलयन या घोल या सॉल्यूशन का बनना, और पांचवा हेडिंग है मेरे दोस्तों सिलिका का अपघटन, ठीक है, डिसिलिकेशन। अब मेरे दोस्तों पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। देखिए अगर हम कुछ बच्चे साइंस के स्टूडेंट हैं तो वो जान रहे होंगे कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। देखिए मेरे दोस्तों, जब ऑक्सीजन किसी तत्व से क्रिया कर लेती है और अपना ऑक्साइड बनाती है, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जोड़ना और एक नए तत्व का निर्माण होना। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा मेरे दोस्तों, लोहे पर जंग लग जाता है, ठीक। लोहे पर जंग भूरे कलर का होता है। आप देखेंगे अगर लोहा नमी वाले प्रदेश में, जहां पर
नमी हो वहां पर अगर हम खुले में लोहा डाल दें तो उस पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है भूरे रंग का। वो मेरे दोस्तों लोहे का ऑक्साइड है, क्योंकि लोहा जो है ऑक्सीजन से क्रिया करना शुरू कर देता है नमी की अवस्था में, और उससे क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है। ठीक, तो अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो चट्टानों में भी अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे लोहा है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कैल्शियम है, ठीक है, फास्फोरस है, अनेक प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं मेरे दोस्तों, जैसे ही जहां पर नमी होती है, ठीक है, और टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां पर ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं और क्या बना देते हैं, ऑक्साइड बना देते हैं। और जब ऑक्साइड बना देंगे तो मेरे दोस्तों वहां पर चट्टानों का विघटन शुरू हो जाएगा। जैसे लोहे पर जंग लगना, उष्ण प्रदूषण, उष्ण मतलब जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, जैसे हमारा राजस्थान है, ठीक है, जैसे सहारा मरुस्थल है, ठीक है, अफ्रीका के देश हैं सहारा के आसपास के, तो वहां पर क्या होता है, लाल व भुरभुरी पीली मिट्टियों में क्या होता है, लोह युक्त चट्टान होती है। वहां पर ऑक्सीकरण के बाद वो क्या होती है, वो चट्टानें मिट्टी में बदल जाती हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण के द्वारा कैसे चट्टानें टूट टूट कर मिट्टी में तब्दील हो गई हैं, मिट्टी में बदल गई हैं। अब हम मेरे दोस्तों अगली बात करते हैं कार्बनीकरण या कार्बोनेशन। अगर पहली बात मैं बता दूं मेरे दोस्तों, कार्बन देखिए बहुत सक्रिय तत्व है और वो बहुत जल्दी ही अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, किसी भी तत्व से बहुत जल्दी अभिक्रिया करता है कार्बन। और अगर मेरे दोस्तों बात करें तो ये जल से क्रिया करने के बाद कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बनिक अम्ल बनाता है, कार्बोनिक अम्ल। ठीक, अगर हम बात करें मेरे दोस्तों तो होता गया है इसमें फेलिस्पार तथा कार्बोनेट खनिजों को पृथक करने की आम प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। ठीक, अगर हम फेलिस्पार की बात करें मेरे दोस्तों, फेलिस्पार क्या है, ये खनिज होता है जो सेल निर्माणकारी खनिजों का महत्वपूर्ण वर्ग है। मतलब इससे सेल या चट्टानों का निर्माण होता है। फेलिस्पार एक खनिज है, खनिजों के प्रकार हैं। अगर ये बात करें हम फेलिस्पार होते क्या है मेरे दोस्तों, तो ये सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और बेरियम के एल्यूमिनो सिलिकेट हैं। ठीक है, एल्यूमिनो मतलब एल्युमिनियम साथ होगा और सिलिकॉन भी होगा साथ, सिलिकॉन, ठीक, सिलिकेट होंगे। ठीक, धरती के 60% यानी 60% भाग इन्हीं से बना हुआ है भूगर्भ का। अगर हम बात करें फेलिस्पार खनिजों से, अगर हम फेलिस्पार खनिजों की महत्वपूर्ण बात बताएं, देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण है। आर्थोक्लेज अगर बात करें तो देखिए पोटेशियम Al, देखिए पोटेशियम है, एल्युमिनियम है और Si3 और O8, इसका क्या है फॉर्मूला है आर्थोक्लेज, ये फेलिस्पार खनिज है आर्थोक्लेज। दूसरा है एल्वाइट, एल्वाइट की बात करते सोडियम, एल्युमिनियम, Si3O8, NaAlSi3O8, ये एल्वाइट है। एनार्थाइट की अगर बात करें मेरे दोस्तों तो कैल्शियम इसमें लगा हुआ है, कैल्शियम है, Al है, एल्युमिनियम है, ये सिलिकॉन है और ऑक्सीजन है, यानी CaAl2Si3O8। ठीक, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो अगर हम बात करें कार्बनीकरण में क्या होता है, देखिए मेरे दोस्तों जो चट्टानें होती हैं उनमें कार्बन मौजूद होता है और वो अनेक क्रियाएं करना शुरू कर देता है। किससे, जैसे जल के संपर्क में आए, नमी के संपर्क में आए या टेम्परेचर उस पर दबाव के विभिन्न जो है कंडीशन बन जाती हैं ऐसी कि वो जो है अभिक्रिया करना शुरू कर देता है। ठीक, और जो जल है उससे क्रिया कर देता है या जलवाष्प से क्रिया कर देता है कार्बन, और क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड बना लेता है। और कार्बोनिक एसिड में बहुत सारे जो चट्टानें हैं वो अभिक्रिया करना शुरू कर देती हैं तत्व, और इस तरीके से क्या होता है मेरे दोस्तों, चट्टानें जो है टूटना शुरू हो जाती हैं, भुरभुरापन आ जाता है, विखंडित हो जाती हैं और क्या बन जाता है मेरे दोस्तों, मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ठीक, अगर हम बात करें मेरे दोस्तों जलयोजन, जलयोजन या हाइड्रेशन में क्या होता है, देखिए चट्टानों के खनिजों में जल के अवशोषण को जलयोजन कहते हैं। बहुत सी चट्टानों में ऐसे खनिज होते हैं जो जल को अवशोषित कर लेते हैं, और जब वो जल को अवशोषित कर लेते हैं मेरे दोस्तों, जल का अवशोषण कर लेते हैं, उसको हम जलयोजन बोलते हैं। और जब वो जल को अवशोषित कर लेते हैं तो मेरे दोस्तों वो भारी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं तो चट्टानों पर क्या हो जाता है, भारी होने के बाद वो दबाव डालते हैं, और चट्टानों पर जब दबाव पड़ता है तो चट्टानों में चटकन उत्पन्न हो जाती है, टूटना शुरू हो जाती हैं चट्टानें और चट्टानें बिखर जाती हैं। ठीक, और इस तरीके से क्या होता है, चट्टानों से क्या है, मिट्टी का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक, अगर हम चट्टानों, इसमें स्वरूप भी बदल जाता है चट्टानों का, और क्या हो जाता है, चट्टानें टूट जाती हैं। जैसे फेलिस्पार से केओलिन, देखिए फेलिस्पार मैंने ये बता दिया, फेलिस्पार खनिज है, और केओलिन क्या है, एक प्रकार की मिट्टी होती है, सफेद रंग की दिखाई देती है। ठीक है, केओलिन बोलते हैं, ये अनेक रूपों में पाई जाती है, वैसे तो ज्यादातर सफेद रंग की होती है। तो फेलिस्पार से केओलिन
जो है मिट्टी का निर्माण हो जाता है और कैल्शियम सल्फेट से जिप्सम बन जाता है। ठीक है, CaSO4 से क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। ठीक है, अब हम देखिए मेरे दोस्तों पढ़ लेते हैं विलयन या घोल। ये चौथी हेडिंग है रासायनिक अपचय की, विलयन या घोल या सॉल्यूशन। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा किसी चीज का विलयन है या घोल है या सॉल्यूशन है। इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, आइए समझ लेते हैं। जैसे नाइट्रेट है, ठीक, नाइट्रेट है, सल्फेट है, ये सब क्या है, विलयन बनाते हैं। और पोटेशियम है, ठीक, सोडियम है, ये सब क्या बना लेते हैं, आपस में घुल के क्या बना लेते हैं, जैसे ही जल के संपर्क में आएंगे, नमी के संपर्क में आएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये विलयन बना लेंगे। ठीक, अगर हम बात करें ये क्या करते हैं, खनिज को प्रभावित करते हैं मेरे दोस्तों, ये सब सॉल्यूशन जो है। और अगर हम बात करें जैसे चूना पत्थर है, चूना पत्थर में क्या होता है मेरे दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दोनों मौजूद होते हैं। ठीक, अगर ये जैसे ही जल के संपर्क में आएगा, ठीक है, या कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बन के एसिड यानी कार्बोनिक एसिड के संपर्क में आएगा तो ये क्या होगा, घुल जाएगा। घुल जाएगा यानी कि घुलित अवस्था में आ जाएगा, उसका क्या होगा, चट्टान का अपघटन होना शुरू हो जाएगा, घुलना शुरू हो जाएगी चट्टान। और कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये दोनों घुल जाएंगे। इस तरीके से चट्टान का क्या हो जाएगा, अपक्षय हो जाएगा, चट्टान खत्म हो जाएगी। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, चूना पत्थर से जो है मेरे दोस्तों रूपांतरित होकर क्या बनता है, संगमरमर बनता है। अब संगमरमर की बात करें तो वो भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक है, उसमें भी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का अंश पाया जाता है। तो इस तरीके से ये चट्टानें जो क्या होती हैं, घुल जाती हैं। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों सोडियम क्लोराइड या NaCl, इसको हम साधारण नमक भी बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड भी एक प्रकार का खनिज ही समझ लीजिए जो कि चट्टानों का निर्माण करता है। हम इसका सोडियम क्लोराइड को किस में प्रयोग करते हैं, खाने के नमक में, खाने का नमक बोला जाता है इसको, खाने में प्रयोग करते हैं। तो ये भी जल में विलय है, आप जानते हैं। जैसे कि आप नमक को पानी में डालेंगे घुल जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे जितने भी खनिज हैं क्या होता है, विलयन या घोल बना लेते हैं। और इस तरीके से चट्टान का क्या हो जाता है, क्षरण या अपक्षय हो जाता है मेरे दोस्तों। और चट्टान जो है खत्म हो जाती है, विघटित हो जाती है और मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो अब आइए मेरे दोस्तों, इसका एक हेडिंग रह गया है रासायनिक अपक्षय का। विलयन या घोल के बाद पांचवा हेडिंग है डिसिलिकेशन या सिलिका का अपघटन चट्टान से कैसे होता है उसको जान लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे दोस्तों। हम पढ़ते हैं रासायनिक अपक्षय यानी कि केमिकल वेदरिंग की पांचवी हेडिंग है सिलिका अपघटन या डिसिलिकेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है आइए जान लेते हैं। जैसे जहां पर बरसात ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होती है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है, वहां पर क्या होता है मेरे दोस्तों, चट्टानों जो है सिलिका, चट्टानों का सिलिका से अलग होना, मतलब सिलिका जो है चट्टान जो है अलग हो रही है सिलिका से, या सिलिका चट्टान से अलग हो रही है। आर्द्र प्रदेशों जहां पर आर्द्रता ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होती है वातावरण में, वहां पर क्या होता है, आग्नेय चट्टानों पर पानी की क्रिया से सिलिका व अन्य तत्व तेजी से अलग होना शुरू हो जाते हैं। वहां पर चट्टानों में क्या होता है, पानी की क्रिया से जो तत्व हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग होना शुरू हो जाते हैं। और इस क्रिया में सिलिका क्या है, मतलब बालू जो शेष बच जाती है और बाकी की चट्टानें पूरी तरीके से क्षरित हो जाती है, चट्टान अवसाद के रूप में बदल जाती है। ठीक, तो इस तरीके के इसको हम बोलते हैं सिलिका अपघटन या डिसिलिकेशन प्रोसेस। और इस तरीके से चट्टानों का अपक्षय हो जाता है। ठीक, वो भी किस प्रकार का अपक्षय, रासायनिक अपक्षय या केमिकल वेदरिंग। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों जैविक अपक्षय या बायोलॉजिकल वेदरिंग। देखिए मेरे दोस्तों जैविक अपक्षय या बायोलॉजिकल वेदरिंग को अब हम समझते हैं क्या है। देखिए मेरे दोस्तों जैसे वनस्पति या वेजिटेशन। ठीक, अगर वनस्पति की बात करें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है उसमें वनस्पति उगाई, तो जैसे जैसे मान लीजिए कोई दरार है उसमें कोई वनस्पति उगाई, कोई पेड़ उगाया, जैसे जैसे पेड़ बढ़ेगा मेरे दोस्तों उस दरार में क्या होगा, वो दरार बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। पेड़ की जड़ें और पेड़ का तना क्या होगा मेरे दोस्तों, उस चट्टान पर दबाव डालना शुरू हो जाएगा और इस तरीके से चट्टान का विघटन हो जाएगा, चट्टान टूट जाएगी। ठीक, इसको हम बोलते हैं वनस्पति या वनस्पति द्वारा जैविक अपक्षय या बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, अगर हम बात करें मेरे दोस्तों दूसरा प्रोसेस है जीव जंतु या एनिमल्स। आपने देखे होंगे चींटी खोर हुआ, चूहा हुआ, ठीक है मेरे दोस्तों, और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जैसे खरगोश हुआ और छिपकली हुई। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि क्या करते हैं, चट्टानों को खोद खोद कर अपना बिल बनाते हैं और बिल बनाने के बाद उसमें रहते हैं और इस तरीके से चट्टानों का क्या कर देते हैं, वो क्षरण कर देते हैं। ठीक है, चींटी हुई, तो बहुत सारे जीव हैं जो कि क्या करते हैं मेरे दोस्तों, चट्टानों को क्षरित कर देते हैं, बिल बनाते हैं और उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं बारीक बारीक कणों में और इस तरीके से चट्टान का क्षरण हो जाता है। इसको हम जीव जंतु द्वारा बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलेंगे, एनिमल्स बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलेंगे। अगर हम बात करें तीसरा मनुष्य ह्यूमन
ठीक है। अब ह्यूमन की बात करें मेरे दोस्तों, मनुष्य की बात करें तो आप वाकिफ हैं मनुष्य जो है क्या क्या कर सकता है। अगर हम बात करें तो आजकल इतनी सारी मशीनें हैं उसके पास कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो पूरी चट्टान को काट काट कर पीस कर भी एक दूसरी जगह ले जा सकता है। ठीक है, रहने के स्थान को बनाने के लिए चट्टानों को काटता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मोरंग है, बालू है, ये सब चीजें जो है क्या है, सब प्रोसेस जो है क्या है, मनुष्य द्वारा किया जा रहा है। चट्टानों को काटा जा रहा है, ठीक है, और बड़े बड़े पत्थरों से इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये सब मनुष्य कर रहा है और मनुष्य द्वारा ह्यूमन द्वारा बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। ठीक है, तो ये तीनों प्रोसेस जो है जैविक अपक्षय में अगर बात करी जाए, वनस्पति वेजिटेशन द्वारा बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक, जीव जंतु एनिमल्स द्वारा बायोलॉजिकल वेदरिंग, मनुष्य ह्यूमन द्वारा बायोलॉजिकल वेदरिंग। और मनुष्य ने तो अपने आवश्यकता के अनुसार जो है इस वातावरण को अपनी आवश्यकता के लिए उसने काम शुरू किया था। अब उसका जो है इस प्रकृति जितनी जो भी हमारी प्रकृति है मेरे दोस्तों, उसका अत्यधिक दोहन करना शुरू कर दिया उसने। और आप उसका नतीजा देख रहे हैं, अनेक प्रकार की बाढ़ें आना, भूकंप आना। ठीक है, पहाड़ के पहाड़ खिसक जाते हैं क्योंकि वहां पर पहाड़ों में हम सुरंगें बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। ठीक, तो ये मनुष्य ने जो है क्या करा है, बायोलॉजिकल वेदरिंग की है। ठीक है, और जब मनुष्य ने बायोलॉजिकल वेदरिंग की है तो की तो अपने फायदे के लिए, लेकिन वो प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक, अब मेरे दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अपक्षय के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या हो सकती हैं। अपक्षय यानी ठीक है वेदरिंग के लिए क्या अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं जिनकी वजह से वेदरिंग आसान हो जाती है, यानी कि अपक्षय आसान हो जाता है चट्टानों का, इनको जानते हैं। तो इसका पहले मेरे दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं अपक्षय के लिए अनुकूल परिस्थितियां। देखिए मेरे दोस्तों अब हम बात करते हैं अपक्षय के लिए अनुकूल परिस्थितियां। अपक्षय के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या क्या हो सकती हैं किसी चट्टान के अपक्षय के लिए। देखिए सबसे पहले है चट्टानों का रंध्रमय गठन। अगर हम बात करें रंध्रमय गठन, ठीक, पोरस स्ट्रक्चर्स रॉक्स, इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई चट्टान है, जैसे अब ये मेरे दोस्तों चट्टान है तो इसमें क्या है, रंध्र यानी छिद्र हैं, छोटे छोटे क्या हैं, छिद्र हैं। ठीक, अब इन छिद्रों की वजह से क्या होगा मेरे दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे, या घुलनशील खनिजों से युक्त होना, मतलब इसमें ऐसे खनिज हैं कि जैसे ही आप पानी डालें या फिर कार्बोनिक एसिड गिरे या सल्फ्यूरिक एसिड इनके ऊपर गिरे, वो तुरंत घुल जाते हैं और चट्टान क्या हो जाती है, पूरी तरीके से अपघटित हो जाती है, चट्टान टूट जाती है। अगर हम पोर्स की बात करें मेरे दोस्तों, इनमें पानी जाएगा, जब पानी जाएगा, जल जाएगा तो क्या होगा, ये जल जो है इसके खनिजों से अभिक्रिया करेगा। ठीक है, और जब खनिजों से अभिक्रिया करेगा फिर क्या होगा, ये चट्टान का धीरे धीरे क्षरण होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं पहला अनुकूलन। ठीक है, चट्टानों के अपक्षय के लिए पहला अनुकूलन हम ये मान लेते हैं। अगर हम बात करें मेरे दोस्त चट्टानों में संधियों का आधिक्य, ज्वाइंट्स का आधिक्य या खड़ी परतों, वर्टिकल लेयर का होना। अब देखिए मेरे दोस्तों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी चट्टान का क्षरण हो रहा है तो अगर उसके अंदर, देखिए पहली कंडीशन क्या थी, रंध्रमय गठन, यानी कि उसमें पोर्स पाए जाते हैं, यानी छिद्र पाए जाते हैं, तो वो तेजी से अपघटित होगी, सीधी सी बात है। अब जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है, ठीक, अब इस चट्टान के अंदर क्या है, मान लीजिए ये चट्टान है, इसमें क्या है, अनेक संधियां हैं, मतलब जुड़ी हुई कई तरीके से क्या है, संधियां हैं, या फिर ऐसे समझ लीजिए खड़ी संधियां हैं। ठीक, अब क्या है मेरे दोस्तों, खड़ी परतों, ये खड़ी परतें हैं, कई सारी परतों से मिलकर बनी हुई है, मान लीजिए ये इस तरीके से बनी हुई है, या फिर संधियां हैं, मतलब जुड़ी हुई बहुत सारी संधियां हैं। अब क्या होगा मेरे दोस्तों, जैसे पानी इन पर गिरेगा, गिरने के बाद इन संधियों में जाकर क्या होगा, भर जाएगा पानी, यानी जल भर जाएगा। तो क्या होगा मेरे दोस्तों, फिर जैसे ही इसमें भरेगा मेरे दोस्तों तो क्या होगा, ये चट्टानों के खनिज जो है इन गैप्स के अंदर क्या होगा, अभिक्रिया करेंगे, किसके साथ, पानी के साथ, और जो है इन गैप्स के अंदर, इन जो है मेरे दोस्तों परतों के अंदर, इनके ज्वाइंट्स के अंदर यानी संधियों के अंदर क्या होगा, दबाव बढ़ना शुरू होगा और ये चट्टान फैलना शुरू हो जाएगी, गैसें बनेंगी इसके अंदर, और वो गैसें जो हैं तोड़ना शुरू कर देंगी चट्टान को, दबाव डालना शुरू कर देंगी, और इस तरीके से मेरे दोस्तों चट्टान टूट जाएगी, अपघटन हो जाएगा। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों धरातल की खड़ी ढाल, देखिए ये इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है, कहते हैं जब पहाड़ जैसे ये ढाल है, पहाड़ों पर जब मेरे दोस्तों बरसात होती है तो कहते हैं कि जब बरसात होती है तो पानी तेजी से बहता है, और जब बहता है तो उसके साथ क्या होता है, चट्टानों का क्षरण होता है, चट्टानें खिसकती हैं मेरे दोस्तों, और क्या होती हैं, चट्टानों के कण, ठीक है, पत्थर वगैरह ऊपर से नीचे तेज वेग के साथ आते हैं, और इस तरीके से क्या होता है,
क्या होता है मेरे दोस्तों, ढलान के अनुसार क्या होता है, किसी भी चट्टान का अपक्षय हो जाता है, अपक्षय या वेदरिंग हो जाती है। ठीक, अब अगर हम बात करें विषम जलवायु, देखिए विषम जलवायु का मतलब ये है कि एक ही प्रकार की जलवायु का ना होना। ठीक है, एक ही प्रकार की जलवायु का ना होना मतलब दिन में भी कई प्रकार की जलवायु का सामना करना, जैसे दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा, रात को टेम्परेचर कम हो गया, तापांतर बहुत अधिक है। जैसे हमने देखा होगा मेरे दोस्तों, जहाँ पर जो है मरुस्थल पाए जाते हैं, जैसे हमारा सहारा मरुस्थल है, ठीक है, हमारा जो है थार का मरुस्थल है, तो इन सब में क्या होता है मेरे दोस्तों, रात में टेम्परेचर ज़्यादा नीचे चला जाता है और दिन में जो है टेम्परेचर बहुत ऊंचा चला जाता है। यहाँ पर तापांतर बहुत अधिक होता है। ठीक है, और भी बहुत से कारण है, अचानक बरसात हो जाना, कहीं पर गर्मी पड़ रही है, बरसात हो गई अचानक से, ठीक है, बरसात होने के बाद फिर क्या हुआ, फिर ठंड हो गई। इस तरीके से क्या होता है, जो क्लाइमेट यानी कि जलवायु जो है तेजी से बदल रही है, विषम जलवायु पाई जा रही है। तो वहां पर क्या होता है, जैसे चट्टान है मान लीजिए, पहले क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा तेजी से, जब टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, इसमें गर्मी बढ़ी और ये चट्टान फैलना शुरू हो गई। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों क्या हुआ, अचानक बरसात हो गई, बरसात हो गई, फिर ये ठंडी हो गई, फिर सिकुड़ गई। दिन में टेम्परेचर ज्यादा था मेरे दोस्तों, दिन में फैल गई चट्टान, ठीक, दिन में फैल गई चट्टान, और फिर क्या हुआ, रात में टेम्परेचर घट गया और चट्टान फिर सिकुड़ गई। और इस तरीके से क्या होता है मेरे दोस्तों, ये क्रिया लगातार चलती रहती है और चट्टान पर मेरे दोस्तों दबाव बढ़ जाता है, कभी दबाव बढ़ता है और कभी दबाव घटता है, और चट्टान इस तरीके से चटकन उत्पन्न हो जाती है, चटकनें उत्पन्न हो जाती हैं और चट्टान टूटना शुरू हो जाती है। ठीक, तो इस तरीके से चट्टान का अपघटन हो जाता है। ये सब अनुकूल परिस्थितियां हैं। अगली बात करें मेरे दोस्तों, तो अगली बात करते हैं हम मेरे दोस्तों वनस्पति का अभाव। देखिए, कहीं पर वनस्पति अपघटन करती है और कहीं पर वनस्पति ना हो तो क्या होता है, वहां पर भी बहुत तेजी से अपघटन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कहीं पर बरसात ज्यादा होती है, ठीक है, अब किसी चट्टान में अगर पेड़ उगा हुआ है मेरे दोस्तों, तो उसकी जड़ें क्या है, इस चट्टान को पकड़े हुए हैं, और जब चट्टान को पकड़े हुए तो बरसात होगी तो ये जड़ें जो है चट्टान को बिखरने नहीं देंगी और चट्टान का अपघटन नहीं हो पाएगा, इतनी तीव्र गति से नहीं हो पाएगा जहां पर क्या है मेरे दोस्तों, वनस्पति नहीं है। ठीक, जैसे अब हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं तो क्या होगा, चट्टानों का अपघटन बढ़ेगा, और चट्टान का अपघटन बढ़ेगा तो जो हमारी जो महत्वपूर्ण चट्टान है वो कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाएंगी। ठीक है, अब क्या हुआ, जब यहाँ पर मेरे दोस्तों कोई पेड़ नहीं है, उसकी जड़ों ने इस चट्टान को नहीं पकड़े हुआ है, पकड़ा रखा है, तो फिर क्या होगा, जैसे यहाँ पर बरसात होगी, पानी गिरेगा, धूप पड़ेगी, फिर इसमें जो है मेरे दोस्तों क्या होगा, चटकनें उत्पन्न होंगी, चटकनें उत्पन्न होंगी और पानी पड़ेगा तो इसका बिखराव हो जाएगा और इस तरीके से चट्टान टूट जाएगी और इस तरीके से वेदरिंग हो जाएगी, अपक्षय हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों हमने अपक्षय को पढ़ा। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, अनाच्छादन पढ़ रहे थे। अनाच्छादन दो तरीके का होता है, मैंने बताया, अगर एक ही स्थान पर कोई चट्टान टूटे, अपघटन हो उसका, वो अपने अवयवों में टूट जाए, अवयवों में बिखर जाए, एक ही स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी उसका मटेरियल ना जाए, कोई भी अवयव ना जाए, तो उसको हम अपक्षय बोलते हैं। अगर जो अपक्षय के बाद अगर मटेरियल बनता है, चट्टान का अपक्षय के बाद चट्टान टूट गई है, बिखर गई है, भुरभुरी हो गई है और उसके कणों में तब्दील हो गई है, अगर वो मटेरियल अवसाद, उसको हम अवसाद बोलते हैं, और वो अवसाद एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाए तो उसको हम मेरे दोस्तों अपर्दन बोलते हैं। अपर्दन यानी कि एरोजन। ठीक, तो हम एरोजन को पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में, और उसमें अनेक संरचनाएं पढ़ेंगे। वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी क्या बनती है, हिमानी क्या होती है, इन सब को जानेंगे मेरे दोस्तों। और अगर उसमें हम ये भी जानेंगे डेल्टा कैसे बनते हैं, डेल्टा किस प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या आकार होता है, ये सब हम किस में पढ़ने वाले हैं, अपर्दन में। तो अगली क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और बहिर्जात बल के अंतर्गत ये दूसरी क्लास थी। अब जो अगली क्लास होने वाली है अपर्दन मेरे दोस्तों, वो तीसरी क्लास होगी। किसके अंतर्गत होगी, बहिर्जात बल के अंतर्गत होगी, तो उसको जरूर देखिएगा। अब मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरी वीडियो में कोई आपको कमी नजर आ रही है मेरे दोस्तों, तो नीचे कमेंट लिखिए, नीचे कमेंट में लिखिए कि मेरे अंदर क्या कमी नजर आ रही है। देखिए, मैं आपसे वादा करता हूं मेरे दोस्तों कि मैं उसमें जरूर सुधार करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।